बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगस्त के कुछ करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इवेंट हुए हैं अगस्त में। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास अरशद नदीम साहब का है, तो ये अभी गोल्ड जीता है इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स जो 2024 की हुई हैं। ओलंपिक्स पे मैं कंप्लीट एक लेक्चर बना के अपलोड कर चुका हूँ कि शुरू कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे एक लेक्चर मेरा मौजूद है। अगर उसके आप देखना चाहें तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अरशद नदीम साहब का जो रिकॉर्ड है ये याद रखिएगा। एक तो इन्होंने गोल्ड जीता है, तो रिकॉर्ड की जो जो इसमें देखें, एक तो लाइन थ्रू जो है उस गेम से इनका ताल्लुक है, एथलीट है बेसिकली। तो 92.97 मीटर का इन्होंने ये नेजा फेंका है जेवलाइन थ्रो में। तो इससे पहले जो ओलंपिक्स का रिकॉर्ड था वो 90.57 का था। ये नॉर्वे के एक प्लेयर थे एंद्रियास, इनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। तो ये एंद्रियास के बारे में सवाल पूछ सकता है कि इसका रिकॉर्ड कितने मीटर का था, कौन सी ओलंपिक्स में उसने वो बनाया था। 2008 की ओलंपिक्स में इसने, नॉर्वे का ये प्लेयर था, इसका ये रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसे ब्रेक किया है और बड़े अरसे तक अब ये रिकॉर्ड रहेगा। और शायद ही कोई, या खुद ये हो सकता है अगले ओलंपिक्स में खुद ही अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दे। तो ये ज़बरदस्त कामयाबी। तो ये आपने याद रखना है, एक तो कि जो है ना कौन सी गेम में, जेवलाइन थ्रो में। दूसरा 92.97 मीटर इन्होंने, इनका जो नेजा था उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो ये करंट अफेयर था। आगे चलते हैं हम। उसके बाद जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो रिसेंटली ये खबर आई थी बेटा, तुर्की में ये डिस्कवर हुआ है, तकरीबन 13,000 ईयर पुराना, 13,000 साल पुराना एक कैलेंडर डिस्कवर हुआ है। कौन से मुल्क में? तुर्की में। ये हमारे पास तुर्की है, आपको पता है इसका कैपिटल हमारे पास अंकारा है, और करेंसी तुर्की की आपको पता है लीरा है। तैयब अर्दवान साहब बैठे हुए हैं इस वक्त, इनके प्रेसिडेंट, ज़बरदस्त इंसान हैं। तो ये आपको मैप नज़र आ रहा है यहाँ पे ना। तारीखी हवाले से आप देखें तुर्की को, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो कोह जोदी से टकराई थी। कोह जोदी हमारे पास यहीं पे अरारत माउंटेन्स में ही है। इस तरह से कोह जोदी से जाके वो टकराई थी। हिस्टोरिकली तुर्की ज़बरदस्त मतलब कंट्री है। इसी तरह से आप देखें, एक सिटी ट्रॉय के बारे में पूछता है। वो ट्रॉय एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड की, आपने शायद देखी होगी। तो ट्रॉय सिटी के बारे में पूछता है कि ये कौन से मुल्क में हुआ करता था। तो ये भी तुर्की में कभी हुआ करता था, अब तो नहीं है, इसके नामो निशान भी खत्म हो गए हैं। तुर्की एक हिस्टोरिकली ज़बरदस्त कंट्री है, मुसलमान कंट्री है, जिसे हम सिख मैन ऑफ यूरोप भी कह देते हैं, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा यहाँ से थोड़ा सा तो यूरोप में है। आप इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कह सकते हैं, मतलब 2 कॉन्टिनेंट में है। इसका ये तकरीबन 5% हिस्सा जो है यूरोप में है, बाकी 95% जो एरिया इसका एशिया में है। तो ये एक करंट अफेयर है आपके, इसे आपने ज़रूर करना है। उसके बाद है हमारे इंटरनेशनल यूथ डे। ये कुछ डेज के हवाले से भी सवाल बनते हैं। तो हर साल 12 अगस्त को यूथ डे मनाया जाता है। तो इस दफ़ा जो मनाया गया है उसका जो थीम है वो क्या है जी? फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस। आपको तो हमारी यूथ सारी की सारी क्या है जी? टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गई है। क्लिक्स के ऊपर आपको पता है पूरा का पूरा निज़ाम चल रहा है, और हमारी जो यूथ है वो क्लिक्स पे चली गई है। तो थीम क्या है जी? फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, क्लिक्स से प्रोग्रेस की तरफ, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये थीम है, इसका याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछा जाए, लेकिन यूथ डे पूछा गया पीपीएससी के पेपर में, ये आपने जरूर करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास लेक तुर्काना है। लेक तुर्काना रिसेंटली ये न्यूज में ही है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है किधर है जी? ये कीनिया में है लेक तुर्काना हमारे पास। तो ग्रेट लेक्स जो है हमारे पास अफ्रीका की जो 5-6 है वो यहीं पे ही बेल्ट बनता है पूरे का पूरा। तो ये लेक तुर्काना है जी हमारे पास। ये यहाँ से इथोपिया के बॉर्डर से शुरू हो रही, और उसके बाद ये कीनिया में, ज्यादातर हिस्सा इसका कहाँ है? कीनिया में है। तो ये लेक तुर्काना के हवाले से सवाल बन सकता है, किधर है जी? कीनिया में है। कॉन्टिनेंट का पूछेगा तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, मंकी पॉक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन। तो जो मंकी पॉक्स से आपको पता है जिस्म के ऊपर ऐसे दाने से बन जाते हैं फोड़े से, तो पूरे जिस्म के ऊपर, तो इससे पाकिस्तान में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो ये बेसिकली क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, मतलब वायरल डिजीज कह सकते हैं आप इसे। वायरस जो पैथोजन है उससे ये पैदा हो रहा है, आगे फैलता जा रहा है। तो ये भी सवाल बना कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो मंकी पॉक्स डॉक्टर कांगो मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो आपको पता है दो है हमारे पास, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये वाला आपको नजर आ रहा है मैप में, ये सिर्फ हमारे पास क्या है, कांगो है, जिससे हम रिपब्लिक ऑफ कांगो भी कह देते हैं। दूसरा ये हमारे पास DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डॉक्टर कांगो भी इसे पढ़ते हैं। तो कांगो का पुराना नाम भी पूछता है, जेर है, जेर क्या है जी, ZAIR, जाहिर जो है क्या है, ओल्ड नेम है, कांगो का पुराना नाम है। ये भी सवाल बन सकता है, तो यहाँ से शुरू हुआ था मंकी पॉक्स, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, रिसेंटली विच टू कंट्रीज साइंड अ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट नोन एज 123 एग्रीमेंट। 123 एग्रीमेंट का नाम है जी, इसका नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। एग्रीमेंट का नाम क्या है, 123 एग्रीमेंट का नाम है। और ये किस किस के दरमियान में हुआ है, सिंगापुर और USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये एंथनी ब्लिंकन साहब बैठे हुए हैं, और ये जो है ना जी साथ में कौन है जी, ये बैठे हुए हैं यहाँ हमारे पास, देखें कि वेवन, डॉक्टर वेवन साहब हैं जी, ये सिंगापुर के मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर के, डॉक्टर वेवन साहब हैं, और साथ में एंथनी ब्लिंकन साहब हैं। तो इन्होंने क्या किया है जी, एक एग्रीमेंट साइन किया, किस चीज का, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का। सिंगापुर आपको पता लीड कर रहा है इस वक्त एशिया को, आप कह सकते हैं जबरदस्त किस्म का कंट्री है। तो इस एग्रीमेंट का नाम याद रखिए, कितने सालों का एग्रीमेंट है ये, 30 ईयर का, 30 सालों का ये सिविल एग्रीमेंट है। साल भी पूछे जा सकते हैं, कितने सालों के लिए किया है ये। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की जो रिपोर्ट है, ये उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो 101 नंबर है, 101 नंबर पे है पाकिस्तान 119 में से। ये आपको पता है टूरिज्म के हवाले से जो है ना जी, देखें किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी होती है वो तो या तो टूरिज्म बेस हो सकती है, जिस तरह से हमारे पास श्रीलंका की इकोनॉमी सारे की सारे टूरिज्म बेस है। इंडिया एक बहुत बड़ा जो है ना जी, आप देखें रेवेन्यू का हिस्सा जो है टूरिज्म से कमा रहा है। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है ना, आपको पता है दहशतगर्दी की वजह से जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आते, हालांकि बहुत ज़बरदस्त किस्म का पोटेंशियल है हमारे पास। रिलीजियस टूरिज्म है हमारे पास, देखें जिस तरह बुद्धिज्म के हवाले से जो उनके मोनूमेंट्स हैं आपको KPK में मिलेंगे, GB में मिलेंगे। इस तरह से हिंदुइज्म के हवाले से देखें तो तारीखी मंदिर है हमारे पास, कटास राज है और भी बहुत सारे हैं, हंगलाज माता का है बलूचिस्तान में। इस तरह से सिखों के हवाले से देखें तो आपको पता होगा गुरुद्वारा है ये करतारपुर वाला। इस तरह से आप देखें तो रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ हमारे पास ये आप देखें कि हमारे पास K2 है, इतना ज़बरदस्त किस्म का, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पहाड़। तो ये वो सारी चीज़ें हैं आपको पता, खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का। इस्लामाबाद हमारा दुनिया के खूबसूरत जो कैपिटल्स हैं उनमें से एक है। तो ज़बरदस्त पोटेंशियल है हमारे पास टूरिज्म का, हमें इस पर काम करना चाहिए। आगे चलते हैं जी, हमारी हालत ये है कि हम 101 नंबर पे हैं 119 में से। उसके बाद हमारे पास है जी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये टर्म यूज की गई है रिसेंटली, तो इसके बारे में आपसे सवाल बन सकता है कि ये किसके लिए यूज की जा रही है, ईरान के लिए यूज की जा रही है। ईरान का आपको पता ही है, हमारे पास ईरान है। तो रिसेंटली ईरान के अंदर क्या हुआ है, इस्माइल हानिया साहब जो थे, जो हमास के लीडर थे, यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्हें हिट किया गया, मारा गया इसराइल के तरफ। इसराइल ये छोटा सा मुल्क आपको नजर आ रहा है, ये इसराइल है सारे का सारा। यहाँ से बैठ के उसने पूरे इस मिडल ईस्ट को बर्बाद किया। तो इसने क्या किया, ईरान के ऊपर यह हमला किया, अटैक किया है किस्म का। तो अब उसका जवाब देना है ईरान ने। तो ईरान की आपको पता प्रॉक्सीज है, ये जो आपको थोड़ी थोड़ी रेड नजर आ रही है, ईरान की प्रॉक्सी है। इस तरह सीरिया में ईरान बैक्ड मिलिटेंट मौजूद हैं, इसी तरह से लेबनान में देखेंगे तो आप हिजबुल्लाह मौजूद है, यमन में हुतीस मौजूद हैं, इराक में भी जो है ना जी शायद अल शाबी ग्रुप मौजूद है। तो अब ये कह ये रहे हैं कि जो है ना जी ये सारी साइडों से इसराइल के ऊपर अटैक होगा, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस,
की टर्म यूज की जाती है कि अब ईरान क्या करेगा, रेजिस्टेंस करके दिखाएगा इस रीजन के अंदर, क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ आपको पता है काम कर रहा है ईरान, तो उनके खिलाफ खड़ा है, तो उनके आपस में नहीं बनती है। इस वजह से भी ईरान को फिर इस रीजन में दबाया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, और उसे अकेला किया गया है, उस पर पाबंदियां बहुत ज्यादा ईरान के ऊपर। आगे चलते हैं जी। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की टर्म यूज आपने याद रखनी है, इसके लिए इस्तेमाल की जा रही है आजकल, न्यूज में है तो ये पूछा जा सकता है, ईरान के लिए की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिटी ऑफ कुर्शक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये रशिया में है बेटा, ये रशिया के अंदर है, ये इसलिए खबरों में है क्योंकि देखें ये हमारे पास, अगर आप देखें मैप में, ये हमारे पास यूक्रेन है, ये हमारे पास यूक्रेन, आपको यूक्रेन में जंग चल रही है, यूक्रेन में ये जंग चल रही है, और रशिया यहाँ क्या कर रहा है जी, ये रशिया है सारे का सारा, मॉस्को है रशिया, इसने यहाँ बहुत सारे इलाकों के ऊपर क्या किया, अटैक करके उन्हें आजाद डिक्लेयर कर दिया, किसने, रशिया ने। तो अब यूक्रेन वाले पहले तो जंग हार रहे थे, अब यूक्रेन वाले दोबारा इकट्ठे हुए, तगड़े हुए, और उन्होंने रशिया के इस शहर ये जो हमारे पास है कुर्शक बनेंगे पढ़ने से, आप इस पे अटैक कर दिया, और बहुत जबरदस्त किस्म का अटैक था, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा रशिया को यहाँ से। तो ये न्यूज में है, इसीलिए इसके बारे में, सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। बस इतना सा आपने याद रखना, यूक्रेन और रशिया की आपको पता जंग चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा, वो माउंट किलिमंजारो आजकल खबरों में है, तो एक पूरे का पूरा वफद गया हुआ था, जिसने रिसेंटली माउंट किलिमंजारो को क्या किया है जी, सर किया है, तो इसलिए ये खबरों में है। तो इसके हवाले से सवाल बनेगा, ये किधर है हमारे पास, तो ये बेटा तंजानिया में है। तंजानिया आपको पता है अफ्रीका का एक मुल्क है तंजानिया, वहां पे जो है ना क्या ये मौजूद है। थोड़ा सा मैंने यहाँ क्या किया, हर एक कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है वो निकाली है, क्योंकि जो हमारे पास किलिमंजारो माउंटेन है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, 5895 मीटर इसकी हाइट है, 5895 मीटर इसकी हाइट है। तो माउंट किलिमंजारो, आप इसे हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन भी कह सकते हैं। असद अली मेमन थे पाकिस्तानी, जिन्होंने 2021 में इसे सर किया था, ये भी सवाल बनाया पेपर में आया है। तो ये आपको देखें कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, और ये ऐसे चटियल मैदान है, दरमियान में एक पहाड़ है, इसीलिए इसे कहा जाता है हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। मतलब ऐसे नहीं है कि एक पहाड़ फिर दूसरा पहाड़ फिर तीसरा पहाड़, ऐसे नहीं है, पूरी रेंज नहीं है ये। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक दिखाया है ग्राफ, दुनिया की जो हाईएस्ट पीक है कॉन्टिनेंट वाइज, तो ये हमारे पास एशिया है, एशिया की हमारे पास ये माउंट एवरेस्ट है, एशिया की जो है क्या है हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो हाइट है हमारे पास 8848 मीटर इसकी हाइट है, दुनिया की भी ये हाईएस्ट पीक है, और एशिया कॉन्टिनेंट की भी यही हाईएस्ट है। उसके बाद हमारे पास साउथ अमेरिका की ये देखें, ये हमारे पास माउंट अकनकागुआ है, माउंट अकनकागुआ जो अर्जेंटीना में है, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद हमारे पास दनाली पीक है, दनाली पीक जो है हमारे पास ये वाली, ये जो है ना हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में या यूएसए में कह लें, अलास्का वाली साइड पे ये मौजूद है। दनाली पीक जो है, तो ये जो है ना हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की। उसके बाद देखिए हमारे पास किलिमंजारो आ गया। अफ्रीका जो हमारे पास है उसकी हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तंजानिया में है किलिमंजारो। उसके बाद हमारे पास माउंट एल्ब्रस है, यूरोप की हाईएस्ट पीक, एल्ब्रस जो है यूरोप की हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद आखिरी है जी हमारे पास ये विंसन मैसेफ, ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक विंसन है। उसके बाद आखिरी हमारे पास ये है माउंट कोसवास्को, माउंट कोसवास्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। ये पूछता है सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चन आए हैं पेपर में, रिपीट हुए हैं। तो माउंट कोसवास्को याद रखेंगे। अंटार्कटिका की अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बाकी सारे आपने करने हैं, ये सारे सवाल बने हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो है ना जी रैंकिंग पूछी गई है पासपोर्ट इंडेक्स में, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नीचे से तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है बल्कि फोर्थ लोएस्ट। आप देखें कि 101 नंबर पे है पाकिस्तान, कितने में से 104 में से, 104 में से 101 नंबर पे है। तो आप क्या कहेंगे इसे, फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे चौथा बुरा पासपोर्ट कह सकते हैं इसे आप। टॉप किया इसे सिंगापुर ने। पाकिस्तान जो ऐसे 34 जो है ना नेशंस हैं जो पाकिस्तान को फ्री वीजा की ऑफर करती हैं, या वीजा ऑन अराइवल जो होता है, आप जा सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 34 कंट्रीज में। ठीक हो गया जी।
वो कौन सी है? अफ्रीका के मुल्क है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। तो वो जो है ना जी हमें अलाउ करती हैं, बगैर वीज़े के आप आ सकते हैं, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल की जो सहूलत है, क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है जी, चौथी मतलब है कि आप कह सकते हैं कि नीचे से चौथे नंबर पे सिंगापुर ने इसे टॉप किया। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है उससे आप 195 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। बगैर वीज़े के आप 195 मुल्क में जा सकते हैं। इसके बाद बाकी फ्रांस और बाकी है, मतलब फ्रांस को भी उसने, मतलब यूरोपियन को, अमेरिका को, उनको भी सबको इसने क्रॉस कर दिया। अंदाजा लगाया सिंगापुर कितना आगे जा रहा है। तो ये जो है ना जी पाकिस्तान की रैंकिंग है, याद रखिएगा। उसके बाद बाइडेन साहब हैं जी, आपको नजर आ रहे हैं जो बाइडेन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं रिसेंटली, ये 20 जनवरी 2025 तक रहेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका में 5 नवंबर को। 5 नवंबर को, अच्छा अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं ना मेरा, याद रखिएगा ये नवंबर के पहले वीक में होते हैं हमेशा, ट्यूसडे को। ट्यूसडे मतलब आप ये कह लेंगे नवंबर के जो पहला ट्यूसडे आएगा उसको ये इलेक्शन होगा, ये फिक्स है उनकी डेट। हमारी तरह नहीं है कि अदालतें कहती हैं इलेक्शन करवाने हैं और हुकूमत के नहीं जी करने, हमने नहीं करवाने, मतलब कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है। यहाँ एक चीज फिक्स है कि जमीन इधर से उधर हो जाए, इलेक्शन उनके अपने टाइम पे होंगे। 5 मतलब नवंबर की डेट नहीं, पिछली दफा जब हुए थे वो 3 नवंबर को हुए थे। तो जो डेट फिक्स की गई है इनके इलेक्शन में वो है हमारे पास ट्यूसडे, मतलब फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर। नवंबर का जो पहला ट्यूसडे होगा उस डेट को क्या हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। ये एक उनका मतलब है कि सेटल्ड प्रिंसिपल है। आप उसके बाद 20 जनवरी को इनका जो प्रेसिडेंट है नवंबर में इलेक्ट हो गया। दरमियान में जो हमारे पास टाइम है उसमें जो जाने वाला प्रेसिडेंट होगा, जो जा रहा होगा, वो आने वाले प्रेसिडेंट की क्या करता है, ट्रेनिंग करता है, उससे बताता है कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे, आगे आपने ये ऐसे लेके चलना है। हमारे मुल्क में क्या होता है, आने वाला सबसे पहले पिछले के प्रोजेक्ट बंद करता है या उसके ऊपर अपनी तख्ती लगाता है, सबसे पहले ये करते हैं हमारे पास। तो फिर हाल भी तो हमारा वही है। तो यहाँ क्या है जी, 20 जनवरी को वो अलग लेगा। दरमियान का जो टाइम है, जिस तरह बाइडेन अभी जा रहा है, बाइडेन अब इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, तो जो आ रहा है जिसके आने के चांसेस हैं वो सुनने के ट्रंप आ रहा है, ट्रंप की जो पोजीशन है वो मजबूत है। तो ये तो वैसे ही दौड़ से भी बाहर निकल गया, इसने आगे कर दिया किसी कमला हैरिस को। कमला हैरिस को इसने आगे कर दिया, इसने कहा मैं नहीं लड़ता इलेक्शन। तो कमला हैरिस का और ट्रंप का मुकाबला होगा, ट्रंप के चांसेस ज्यादा है। अगर ट्रंप इलेक्ट हो जाता है तो अलग इनकी दुश्मनी है बाइडेन की और ट्रंप की। तो बाइडेन ट्रंप को क्या करेगा, साथ बिठाएगा, उसकी ट्रेनिंग करेगा, उसे ब्रीफिंग देगा सारे की सारी, फिर ये चला जाएगा 20 जनवरी को और फिर ट्रंप संभाल लेगा। कितना जबरदस्त निजाम है। तो इसमें थोड़ा सा 1-2 सवाल और बन सकते हैं। 46वें प्रेसिडेंट है ये अमेरिका के, 46th प्रेसिडेंट है ये, चला जाएगा तो इसके बाद नया आ जाएगा। इलेक्शन की डेट मैंने आपको बता दी, किस डेट को अलफ लेते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थोड़ी सी चीज, 2-4 क्वेश्चन अभी इसने विदड्रॉ कर लिया है। तो कमला हैरिस जो है वो क्या करेगी, इलेक्शन लड़ेगी ट्रंप के मुकाबले में। ठीक हो गया जी, आगे आ जी हमारे पास, बस एंड हो गई। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे अगस्त के, कुछ इवेंट थे जिनके बारे में कमीशन आपसे सवाल पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये ब्रीफ कर पाया हूँ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।